हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग लेक्चर 24 पे आ चुके हैं और एसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है और उसके कुछ एक दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आखिरी टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक हैं, एक आज अभी पढ़ रहे हैं और एक अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट और इसमें ही आप शार्पनेस के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी बात करने वाले हैं भाई और बहनों, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सब लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल करके चेयर टेबल पे बैठ जाइए, अनुशासित रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करिए। अगले 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, जितना भी समय लगे इसमें वो आप मेरे साथ बिताइएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। वो कमेंट एक फ्यूल होता है, कि ईंधन होता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो और अच्छा लगता है, और अगर कुछ कमी बोलेंगे तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेजोनेंस हमको पढ़ना है एलसीआर सर्किट में। हमें क्या पढ़ना है? रेजोनेंस पढ़ना है एलसीआर सर्किट में। तो मैं आपको रेजोनेंस सबसे पहले ये पढ़ाता हूं भाई और बहनों कि रेजोनेंस कहते किसे, व्हाट इज रेजोनेंस। फिर हम बात करेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट का क्या मतलब है। देखिए, यहां पर कुछ टर्म्स आएंगे जो टर्म आपको समझना जरूरी है। जैसे एक टर्म आएगा ऑसिलेटर। क्या आएगा? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब जो चीज क्या कर रही हो, ऑसिलेट कर रही हो, राइट, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटर। जैसे एक बच्चा है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक बच्चा है जो झूले पे झूल रहा है। आपने भी झूला झूला होगा और गांव देहातों से बिलोंग करते हो, और शहरों में भी आजकल तो पार्क में ही होता है। अब एक बच्चा पार्क में झूल रहा है, वो क्या है? ऑसिलेटर है। अब अगर कोई भी ऑसिलेटर को बाहर से एनर्जी सोर्स मिल जाए, क्या मिल जाए? एनर्जी सोर्स। ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन आवृत्ति पे ऑसिलेट कर रहा होगा। सर्टेन आवृत्ति पर ऑसिलेट करने का मतलब, जैसे बच्चा जा रहा है तो जा रहा होगा जूम, फिर आ रहा होगा, फिर जूम, फिर आ रहा होगा, फिर जूम। यानी 1 मिनट 1 सेकंड में मान लो वो 3 बार गया, आया, गया, आया, गया, आया, 1 सेकंड मान लो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई। यानी यहां पर 1 सेकंड में 3 बार वो मिलेगा। या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हो कि कांस्टेंट टाइम पीरियड है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये आ रहा है, यहां पर आ रहा है। अगर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए भाई और बहनों, कोई ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए जो एनर्जी प्रोवाइड करे, यानी एनर्जी दे, और इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? सोच के देखिए क्या होगा। अब आप मान लीजिए गए हो उस बच्चे के साथ, बच्चा अपना ऑसिलेट कर रहा है, आप यहां पर खड़े हुए हो, और खड़े होने के बाद बच्चा जैसे यहां आ रहा है, मार रहा है उसको खट, फिर जा रहा है, फिर धक्का दे रहा हो, फिर धक्का दे रहा हो। यानी हर जितने देर बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो आता है, और हर एक टाइम पीरियड के बाद उसको धक्का दोगे तो क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड, उसका आयाम बढ़ेगा। यस और नो? अगर इस तरह की घटना घटती है भाई और बहनों तो हम उसे रेजोनेंस कहते हैं। आप कहेंगे इस रेजोनेंस के होने से हुआ क्या? इस रेजोनेंस के होने से, यानी एनर्जी सोर्स और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए तो एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड का ये बढ़ना ही कहलाता है रेजोनेंस। जैसे आप लोगों ने साउंड में रेजोनेंस पढ़ा होगा क्लास 11th, अगर जिंदगी में कभी पढ़ने का मौका मिला होगा तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। एक अपना वो ट्यूब रहता था, एयर कॉलम था, इसे पैड वैड ले जाके मारते थे, है ना। तो रेजोनेंस का ये मीनिंग होता है। अब रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट हम कैसे करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। और रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट हम अगर करा भी देंगे, या वो सिचुएशन हमको पता भी चल जाएगी, वो कंडीशन हमें पता भी चल जाएगी, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर
सर्किट। हमको यह समझना होगा कि आखिर हम इस रेजोनेंस को कराने का हमें बेनिफिट क्या है, हमें फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। चलिए समझते हैं धीमे धीमे। पहले हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति को समझेंगे कि क्या है। यहां करने क्या वाले हैं भाई और बहनों, यहां करने ये वाले हैं कि यहां पर मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं एक एल, सी और आर, ठीक, और यहां पर मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं सोर्स को। सोर्स इज हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, राइट, सोर्स इज हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, कुछ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू होगी, कुछ है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VL। जाहिर सी बात आप समझ चुके होंगे, ये RMS वैल्यू, मुझे ज्यादा यहां पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं। यहां VC है और यहां VR है, और इसमें बहने वाली करंट कौन है, IRMS कह लो, IRMS। बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा दिख रहा है। अच्छा, क्या हमने ये LCR सर्किट पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। अच्छा, एक बात मैं बता दे रहा हूं, इस वाले टॉपिक को कॉपी में नोट करना, ठीक है। मॉड्यूल में उतना मजेदार नहीं लिखा जितना मजेदार मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। लिखा सब कुछ है लेकिन थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो उस मॉडिफिकेशन को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई और बहनों, इस वाली सर्किट को आपने अवश्य पढ़ा है। इस वाली सर्किट के मुताबिक यहां पर क्या आना चाहिए, सोचिए। यहां पर आना चाहिए VRMS बराबर में IRMS इंटू में Z, ठीक, कंफर्म है? अच्छा, क्लियर है। अच्छा, ये जो सोर्स हमने लगा रखा है, इस सोर्स में जो ओमेगा है हम ये मान लेते हैं ये वेरिएबल है, ऐसे तीर चलाने का मतलब वेरिएबल है। अच्छा, नेट VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू में Z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि IRMS क्या आएगा, तो आप कहोगे जी इसमें कौन सी बात है, IRMS बराबर VRMS बाई में Z हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन बाजी नहीं। अच्छा, तो IRMS क्या होगा, IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपको याद होगा हम लोगों ने ये Z की वैल्यू वहां पर निकाली थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग पढ़ चुके हो। मैं आगे बढ़ाता हूं बात को भाई और बहनों। IRMS बराबर में क्या आ गया, VRMS बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL होता है ओमेगा L और XC होता है ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक। ये सुनो भाई, होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली। या तो आप यहीं पर रहने दो, इसमें कौन सी बात है, यहीं तक रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप गौर करिए, अगर हम IRMS की वैल्यू को देखें तो यहां पर VRMS है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में यह मसाला पड़ा हुआ है। यह करंट अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बदलें, मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, अगर मैं इस ओमेगा को बदलूं तो करंट बदलेगी। मैं कुछ ना बदलूं, मैं ओमेगा को बदलूं तो करंट बदलेगी। आप कहेंगे जी ये क्या, कैसे, ये कैसे हो गया भैया, ये कैसे हो गया? अरे भाई, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C। जब ओमेगा बदलोगे तो XL बदलेगा, XC बदलेगा, और XL और XC बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि करंट भी बदलेगी। इसका मतलब इस सर्किट में बहने वाली करंट का संबंध सीधे सीधे सोर्स की फ्रीक्वेंसी से भी है। भाई रेजिस्टेंस से भी है मानता हूं, अप्लाइड वोल्टेज से भी है मानता हूं, लेकिन साथ में अगर मैं इन सबों को एक कांस्टेंट आइटम कर दूं, एक सप्लाई आपकी कांस्टेंट कर दूं, सब कुछ कांस्टेंट कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे भी करंट की वैल्यू निर्भर करती है। सोच के देखिएगा जो अगली बात बताने जा रहा हूं। हम अगर गौर करें तो अगर ये मसाला, अब इस मसाले में R तो हमने फिक्स किया है, अगर हम इस मसाले को देखें, इस मसाले को देखें,
ठीक। तो अगर यहां पर हम ओमेगा बदलेंगे तो ये मसाला बदलेगा और ये मसाला बदलेगा तो करंट भी बदलेगी। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा पे हो सकता है कि एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए। भाई कई कंडीशन हो सकती है, हो सकता है एक्सएल एक्ससी से ज्यादा हो सकता है एक्सएल एक्ससी से कम हो सकता है एक्सएल एक्ससी से बराबर हो। क्यों? यह डिपेंड करेगा ओमेगा पे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। मान लीजिए कोई ऐसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी आई जिस पे एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो क्या होगा? ये तो जीरो हो जाएगा ना भाइयों बहनों। और ये मसाला जब जीरो हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आप कहिए जी कैसे मिनिमम वैल्यू हो गई? अरे भैया अगर हमको a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, या तो a जीरो कर दो, या तो b जीरो कर दो, या तो दोनों जीरो कर दो। हम r को जीरो किए नहीं हैं, हमने इसको जीरो कर दिया। कैसे जीरो कर दिया? हमने सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर दी कि एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो जीरो हो गया, ये मसाला मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया। अरे भैया क्या बात है! इसका मतलब ओमेगा में झोल है, ओमेगा में झोल है। अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे शुरुआत में तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्ससी कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, करंट मैक्सिमम हो जाएगी सर्किट में, करंट मैक्सिमम हो जाएगी सर्किट में। और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी फिर उसके बाद और बढ़ाइए, तो अब और बढ़ाएंगे तो अब ये करंट कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंतर कुछ ना कुछ आने लगेगा। समझिएगा फिर से भाई, शुरुआत में कुछ अंतर था तो करंट कुछ आ रही थी, अंतर जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, फिर अंतर कुछ आएगा तो फिर ना करंट आ जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसके ग्राफ को आपको दिखाऊं यहां पर, तो आपको इस IRMS का ग्राफ और इस ओमेगा के साथ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे IRMS की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी। इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा नॉट दे दिया है और यहां पर भाइयों और बहनों ये IRMS की मैक्सिमम वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो करंट प्राप्त होगी, लेकिन कम करंट प्राप्त होगी। क्लियर है? तो भाइयों और बहनों यहां पर जो IRMS की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? सोच के देखिए, IRMS की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया? VRMS बाई में R आ जाएगी। कैसे? आप सोचिए ना, एक्सएल माइनस एक्ससी जब जीरो हो जाएगा, जब बराबर हो गया तो जीरो नहीं हो गया, और जीरो हो गया तो ये कहानी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर इस सर्किट का निर्माण करें, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करें, हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर यहां पर मैक्सिमम करंट पैदा हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजोनेंस में हो रहा है कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी जहां एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब आइए ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। मामले में क्या हो रहा है? एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्ससी। एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्ससी। समझ में आ गया? अगर एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया, इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा नॉट बोला है, तो ओमेगा नॉट एल बराबर ओमेगा नॉट 1 बाई ओमेगा नॉट सी आएगा, और यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर में 1 बाई एल सी आ जाएगा। यहां से ओमेगा नॉट बराबर में 1 बाई में अंडर रूट एल सी आ जाएगा। भाइयों और बहनों, ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फ्रीक्वेंसी इस रेजिस्टेंस पे निर्भर कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। एलसीआर में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एल और सी पे डिपेंड करती है बस। अच्छा, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की भाषा में लिखना चाहूं तो 2 पाई न्यू नॉट 1 बाई
अंडर रूट LC लिखा जाएगा। यहां से न्यू नॉट निकल के आ जाएगा 1 बाई में 2 पाई अंडर रूट LC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज दिस? इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको सिर्फ कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यह रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और यह है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिंपल बात है, कोई यहां मैंने आपसे बहुत टफ बात नहीं करी है, बिल्कुल नहीं करी है। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आपके समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा, राइट? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ऐसी टफ बात नहीं है जो आपके समझ में ना आए। ठीक है? तो मैं मामले को बढ़ाता हूं आगे। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, जब रेजोनेंस होगा तो XL बराबर XC हो गया। अब XL बराबर अगर XC हो गया तो यहां पर भाई अगर XL XC के बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? IRMS XL बराबर में IRMS XC हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और IRMS XL को हम कह सकते हैं VL, जो कि बराबर आ जाएगा VC के। इसका मतलब रेजोनेंस के अंदर L और C के बीच, L और C में जो पोटेंशियल ड्रॉपेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी सेम। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आने वाला है। क्लियर है? जितना L में उतना C में। अगर आपको कभी भी L और C का पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये रेजोनेंस की कंडीशन है, यानी सोर्स में वो फ्रीक्वेंसी लगी है जिसने XL को XC के बराबर कर दिया है, VL को VC के बराबर कर दिया है। अगर VL ने को VC के बराबर कर दिया है भाई और बहनों, यहां पर देखो मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। Z कितना होगा? Z इंपीडेंस कितना आएगा? ये सब खूबियां पढ़ रहा हूं मैं। अंडर रूट R² प्लस में 0 हो जाएगा, जो कि R के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो सर्किट है रेजोनेंस की कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में सर्किट के लिए पावर फैक्टर cos फाई R बाई Z यानी 1 आने वाला है। R बाई Z, Z R के बराबर हो गया। पावर फैक्टर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। प्योर रेजिस्टिव हो गई है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर का खर्चा, आओ पावर का खर्चा, पावर का खर्चा, पावर का खर्चा, पावर का खर्चा प्योर रेजिस्टिव हो गई है ना, तो पावर का खर्चा तो सीधे सीधे हो जाएगा IRMS² इंटू में R, IRMS² इंटू में R। और चूंकि रेजोनेंस है तो यहां मैक्स कर देना, मैक्स का स्क्वायर। IRMS की मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त चलेगी, उसका R। समझ में आया या नहीं आया? ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे I मैक्स हुआ। क्या है? इससे कम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस है? नहीं, इससे कम फ्रीक्वेंसी ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई और बहनों, यहां पर हमने ये देखा कि LCR सर्किट के अंदर अगर हम ओमेगा की वैल्यू ऐसी सेट कर दें तो XL बराबर XC हो जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? L और C पर। अगर हम L और C का एक सर्टेन वैल्यू ले लें, कुछ आया मान लो 50 हर्ट्ज या मान लो 90 मेगाहर्ट्ज आया, 100 मेगाहर्ट्ज आया। अब 100 मेगाहर्ट्ज का अगर यहां पर एक सोर्स आप अप्लाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो रेजोनेंसी सर्किट बन। अरे भाई मतलब समझिए, आप समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, जैसे मान लीजिए आपने एक अकड़म बकड़म चकड़म LCR बनाया और आपने L और C की, सॉरी उल्टा लिख दिया, L और C की ऐसी सेटिंग करी कि इसके लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आई 50 मेगाहर्ट्ज, 50 ही ले लो, 50 मेगाहर्ट्ज।
अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का यहां सोर्स लगा दिया तो रेजोनेंस आएगा, यानी करंट मैक्सिमम आ जाएगी। फिर से समझो, हमने एलसी का वैल्यू ऐसा सेट किया है, ऐसा सेट कर दिया है कि हम इतना हर्ट्ज अगर यहां मिल जाएगा तो यहां मैक्सिमम करंट आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, रेजोनेंस की सर्किट बन जाएगी। भाई और बहनों, भाई और बहनों, सिंपल सी बात है। इस एलसीआर रेजोनेंस का इस्तेमाल रेडियो और टीवी के सिस्टम में किया जाता है। हम लोग रेडियो में और टीवी में, रेडियो आप लोगों ने ट्यून किया होगा कभी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन से अवेलेबल होते हैं। एक कुछ ऐसे घुमाते घुमाते सर्टेन फ्रीक्वेंसी आती है, आवाज आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं रेडियो के अंदर, हम लोग रेडियो के अंदर इसी को, अब वो वाली नहीं, स्कैनिंग वाली टेक्नोलॉजी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आप लोग अभी मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग इस वो जो कान ऐठने वाला आता था पहले के जमाने में, अगर आप लोगों ने देखा या शायद अभी कहीं हो तो मिल जाएगा आपको। हम सी को एडजस्ट करते थे, सी को ऐसा एडजस्ट करते थे कि उसकी एक सर्टेन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डेवलप। अब हम सी चेंज करेंगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं? अरे भैया ओमेगा क्या था बताओ, 2.0 था कि नहीं था? अगर हम सी को बदलेंगे तो न्यू नॉट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हमने सी को ऐसा कर दिया कि न्यू नॉट 50 मेगाहर्ट्ज है तो 50 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल पकड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए रेजोनेंस होगा और आवाज तेज आ जाएगी, आवाज तेज आ जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जो आपने एलसीआर का वो पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ लिया, इस रेजोनेंस को पढ़ने का फायदा क्या हुआ? एक्चुअली इसी सर्किट का प्रयोग हम लोग रेडियो में और टीवी के अंदर करते हैं। टीवी के अंदर भी ऐसे ही होता है, रेडियो के भी अंदर ऐसे ही होता है। हम लोग चैनल सेट करते हैं, 98.3 रेडियो मिर्ची बजा रहे हैं, तो रेडियो मिर्ची कैसे आता है? हमने क्या किया, सी को सेट किया, ऐसा सेट किया कि इसमें रेजोनेंस तभी होगा जब मिर्ची वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वो जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वगैरह में, है ना, वो सब इसके लिए सोर्स का काम करने लगती है। तो जैसे ही इसके रेजोनेंस के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके रेजोनेंस के बराबर होती है, वो वाले चैनल का आवाज ज्यादा जाता है और वही चैनल हमको सुनाई देने लगता है। अभी मैं समझाता हूं इसको और डिटेल समझा रहा हूं। पहले आप सिंपल बातें समझ लिया, पूरी डिटेल अभी कर रहा हूं, घबराइए नहीं। रेडियो डी वाली बात बताता हूं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप चाहें तो इसको छाप लीजिए, बहुत जरूरी है छापना भाई और बहनों, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट में भाई और बहनों ये सिचुएशन आती है, एक्सएल बराबर एक्सी। जब रेजोनेंस होगा तो एक्सएल बराबर एक्सी आएगा, वीएल बराबर वीसी आएगा। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फला फला हो गया। ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया है भाई। और भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे उतना करंट नहीं आएगा, उतना नहीं सुनाई देगा, ठीक? अभी मैं इस ग्राफ को लेके आऊंगा फिर से, तो आप इसे नोट कर लीजिए। वीएल बराबर वीसी आएगा, ठीक? अच्छा, एक और चीज है जो मैंने यहां पर मिस कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूं नेट वीआरएमएस किसके बराबर आ जाएगा, तो वीआर के बराबर आ जाएगा ना। क्यों? अरे वीएल माइनस, अरे यार क्या होता है नेट वीआरएमएस, सोचो ना, पढ़े तो हो, वीआर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो नहीं हो गया क्या? ठीक, तो ये जेड आ गया आपके सामने, ठीक? और प्योर रेजिस्टिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई और सब बता दिया मैंने, ठीक है? पावर का खर्चा कितना आ गया जल्दी से बता दो, पावर खर्चा कितना आया? पावर खर्चा आया IR²R, ठीक? तो आई होप आपको ये पूरा एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की सिचुएशन समझ में आई। यानी सम अबाउट हम इस सर्किट में वही काम करते हैं। हम करते क्या है, हम यहां पर एलसी का मसाला सेट करते हैं ऐसा कि इसमें मैक्सिमम करंट होने का एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी सेट होता है,
यहां सोर्स में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आवाज मैक्सिमम हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट आने का मतलब करंट का एम्पलीट्यूड आ जाना, करंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। इसको हम रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक, आपने इसको आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके कर लेना। आइए आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपको मैं बात बताने जा रहा हूं। राइट, चलिए अब एक बात हमारे समझ में आई भाई और बहनों कि भैया ये है L, ये है C और ये है R। अगर हम यहां पर LCR को देखें तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, समझिएगा, नहीं करती है। लेकिन जो करंट की वैल्यू है, IRMS मैक्सिमम की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। अब थोड़ा सा अलग सा हो गया आपके लिए, आप समझिए मेरी बात को, मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि आवाज है ना, या ये करंट है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 100 हर्ट्ज है, थोड़ी देर के लिए यहां 100 हर्ट्ज लगाया, कितना लगा दिया, L और C को फिक्स रखते हैं तो ये तो नहीं चेंज होने वाला। अगर मैं L और C को फिक्स रखूं तो क्या होगा भाई, जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी वो तो हमेशा वही आएगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी हमने। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि हम छेड़खानी कर रहे हैं R के साथ, R को बढ़ा या घटा रहे हैं तो क्या होगा, क्या रेजोनेंस अलग कर रहे हैं, अलग रेजोनेंस नहीं होगा। आपने R को वेरिएबल करिए, जो भी कर लो R की वैल्यू, रेजोनेंस होके रहेगा। अब R मान लीजिए इस समय R1 है, R कितना है, R1 है, तो क्या रेजोनेंस हुआ, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम करंट मिल गई। देखो मिल गई कि नहीं मिल गई। अब R1 के बजाय आपने उसको कर दिया जी R2, रेजिस्टेंस बढ़ा करके या घटा करके, जो भी कहो, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, मान लो R2 कर दिया, या घटा दिया मान लो। अगर आप R घटाओगे, R1 से कम कर दिया आपने R, तो करंट जो IRMS की मैक्सिमम वैल्यू और बढ़ जाएगी ना, तो ये फिर मैक्सिमम वैल्यू वही लाई करेगी, हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू वही लाई करेगी। ग्राफ थोड़ा सा ये नुकीला हो जाएगा और थोड़ा पतला सा भी हो जाएगा। मैंने थोड़ा वैसा नहीं बनाया है, सही से बनाते हैं। ओह, वो भी चला गया, कोई बात नहीं। ये मान लो R1 पे बना था, इसको मैं R1 पे बना देता हूं, अब R2 बनाता हूं कुछ, ठीक है। अरे कोई ऐसे थोड़ी थोड़ी, फिर R3 पे बनाओ, और नुकीला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक, यानी आपको ये दिखेगा कि आप जैसे जैसे R को कम करते जाओगे वैसे वैसे I मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नहीं समझे, I की नहीं, I मैक्स भी ज्यादा होता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा होती जाएगी। अगर हम R को कंट्रोल कर देंगे तो I, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वही रहेगी भाई साहब, आप सोर्स वही लगाए रहिए, खाली R चेंज करोगे तो I बदलेगा, I की वैल्यू ज्यादा या कम आएगी। चलो अच्छा, अब आइए, यह बात हमको समझ में आ गई कि यहां पर R की वैल्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिसाइड नहीं करती है, रेजोनेंस के दौरान वो डिसाइड करती है इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू को। तो आप चाहो तो नोट्स में लिख लो, रेजिस्टेंस करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिसाइड नहीं करता रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजिस्टेंस रेजोनेंस की कंडीशन में करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिसाइड नहीं करता, बल्कि अरे रेजोनेंस में रेजिस्टेंस रेजोनेटिंग आई एम सॉरी, गलती से बोल गया, फिर से सुनिएगा। रेजोनेंस में रेजिस्टेंस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिसाइड नहीं करता, बल्कि
बल्कि करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिसाइड करता है, बल्कि करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू को डिसाइड करता है। समझ में आ गया आपके? करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिसाइड करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का खेल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेजिस्टेंस का खेल क्या है? रेजोनेंस को नहीं डिस्टर्ब करेगा, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि डिस्टर्ब करने वाला है किसको? आई मैक्स की वैल्यू को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेजोनेंस हमने पढ़ा एलसीआर सर्किट में कि भैया ऐसा ऐसा होगा, तो इसका हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? हमें कहां पर मिलने वाला है ये? भाई और बहनों, मैंने जैसा आपको बताया कि टीवी ट्यूनिंग और रेडियो ट्यूनिंग उसमें ऐसे ही किया जाता है। अब ये जो मैं बना रहा हूं ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलिए रफ बना दे रहा हूं आपके सामने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये एल है, ये सी है और ये आर है। देखो भैया, इसका होना ना होना ये होगा ही होगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। हालांकि काम हमारा इन दोनों से चल जाएगा, लेकिन ये कोई रोक ही नहीं सकता, ये होगा ही होगा, इसको तो हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। आर होगा ही होगा हर जगह, एल में ही आर होता है। भैया एल बनाओगे तो किसी कंडक्टर का ही तो बनाओगे। चलो अच्छा, एल सी आर है। अब क्या है, ये एक रेडियो का सर्किट है। यहां पर हमको एज एन सोर्स, यहां पर सोर्स लगा हुआ है, ठीक। चलो अच्छा, ऑल राइट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जो रेडियो होता है ना, जो रेडियो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कान ऐंठने वाले की बात कर रहा हूं मैं, उस कान ऐंठने वाले के संदर्भ में ये जो सी होता है हम इसे चेंज कर सकते हैं। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी हम अल्टर कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ आई? अब क्या हुआ कि हवा में, जैसे आप रेडियो लेकर बैठे हो तो हवा में सारे चैनल हैं। अरे तमाम तरह के एफएम चैनल्स की ही बात कर लो। जैसे मान लो आप, बहुत सी फ्रीक्वेंसीज हवा में हैं, सारी आपके रेडियो के एंटीना से टकराई से, एंटीना है उसी से सारी टकरा रही है, वो रिसीव कर रहा है सबको, सबको रिसीव कर रहा है वो। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले लो, कौन सी है? जैसे 102.7 मेगाहर्ट्ज, 101.6 मेगाहर्ट्ज, 91.1 कर लो, रेडियो सिटी हो गया, और कोई कर लो, रेड एफएम कर लो 93.5, और एक मिर्ची उर्ची कर लो, मिर्ची उर्ची कितना है? 98.3। ठीक, ये सब मेगाहर्ट्ज में है। मान लो ये सारे चैनल मौजूद हैं। ये जो सिग्नल आते हैं, ये जो सिग्नल आते हैं, ये इस सर्किट के लिए सोर्स का काम करते हैं। समझिएगा, ये जो सिग्नल आते हैं, दिस सिग्नल एक्ट्स एज सोर्स फॉर दिस सर्किट। अब आपने क्या किया? आपने सी को घुमाना शुरू किया। सी को घुमाओगे तो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ओमेगा नॉट कह लो या न्यू नॉट चेंज कह लो। अब मान लो हमने इसका सी ऐसा सेट किया, भाई सी सेट करोगे तो न्यू चेंज हो जाएगा ना। न्यू का मतलब वो जिसपे रेजोनेंस हो। हमने सी ऐसा सेट किया कि वो 102.7 मेगाहर्ट्ज के बराबर हुआ। सी हमने ऐसी सेटिंग कर दी कि ये 102.7 मेगाहर्ट्ज के बराबर हुआ। तो जैसे ही क्या होगा, मेरी बात को सुनिएगा, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आपने सी को दिस इक्वल टू 102.7 मेगाहर्ट्ज, आपने सी ऐसा सेट किया कि ये ओमेगा नॉट जो इसकी इस सर्किट की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ये हो गई, और सोर्स ये काम कर रहा है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो फक से इसके लिए तेज आवाज आएगी, तेज करंट आएगी, ज्यादा करंट आएगी। तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगी, ये वाला स्टेशन आपको सुनाई देने लगेगा, अच्छे से एकदम क्लियर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा करंट आई होगी। इस समय यही है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आपने सी ऐसे सेट कर रखा है, सी को सेट कर दिया, सी को सेट किया तो यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं ग्राफ को नीचे अलग से बना ले रहा हूं ताकि थोड़ा और आनंद आए, वरना पता चलेगा कि उसी में गड़बड़ा दोगे। ये लो,
ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड भाई और बहन, यहां पर मैक्सिमम करंट आई, करंट एम्पलीट्यूड आया, IRMS मैक्सिमम आ गया। ठीक, चलो बहुत अच्छा जा रहे हैं हम। ये कितना है अभी हमने देखा 102.7, ये ग्राफ बना। अच्छा, अगर हम C को चेंज कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, C को हमने चेंज किया इस बार, और जब हमने C को चेंज किया भाई और बहनों, तो C को इस बार ऐसा चेंज किया कि ये जो वैल्यू है कौन सी 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये 93.5 के बराबर हो गया। तो भैया 93.5 पे ही रेजोनेंस हो जाएगा, थोड़ा पहले बनेगा ग्राफ। ये लो, ठीक है, 93.5 मेगाहर्ट्ज, या हम ऐसे ही चैनल का नाम लिख दे रहे हैं, आपको इसमें वो मत करिएगा। करंट मैक्सिमम आएगा, करंट मतलब वो रेजोनेटिंग करंट, ठीक। तो जब आपने C को इतना पहुंचाया कि 102 हो गया, इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो 102 वाला इसके लिए सोर्स बन जाएगा, 102 वाले के लिए इसमें मैक्सिमम करंट आएगी। अगर इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 98.3 हुई तो इस वाले चैनल के लिए करंट ज्यादा आएगी। तो इस वाले के लिए करंट अगर ज्यादा आएगी तो अरे करंट ज्यादा आने का मतलब पावर ज्यादा आना, करंट ज्यादा आना, आवाज ज्यादा आना। सिग्नल ही तो है करंट, करंट ही तो है सिग्नल। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर आपने ऐसा C को सेट किया कि इसका 91.1 है तो 91 वाले सब के लिए फट से आवाज तेज हो जाएगी। अच्छा, एक बात सोचिए, जब 102.7 वाले सिग्नल एंटीना पे गिर रहा था तो इससे कम वाला भी तो गिर रहा होगा, इससे ज्यादा वाला भी गिर रहा है, पर उनके लिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है। देखो जरा, उनके लिए करंट आ रही है क्या? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, कम आ रही है इसकी तुलना में। करंट है तो कुछ ना कुछ तो है, पर वो करंट I मैक्स कर देते हैं, सॉरी I कर देते हैं, लेकिन उससे कम है। किससे? जो रेजोनेंट मतलब मैक्सिमम साउंड से तो कम ही आएगी ना, यानी सबसे तगड़ा यही होगा। कुछ करंट आएगी बट इट इज लेस देन I मैक्स। तो इससे कुछ कम अगर मैं इसको न्यू की बजाय ओमेगा में कर दूं तो आप इसको ओमेगा नॉट लिख लेना, लो है ना। तो कुछ अच्छा, सेम करंट किसी और के लिए भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी, है ना। तो जरा गौर करिए, सेम करंट कई फ्रीक्वेंसी के लिए भी, मतलब दो फ्रीक्वेंसी के लिए सेम करंट आ सकती है। इसका मतलब जो 102.7 वाला होगा उसके लिए सबसे ज्यादा करंट होगी, बाकी की आवाज पकड़ रहा होगा लेकिन वो आवाजें थोड़ी कम कम होंगी। तो शार्प आवाज कौन सी सुनाई दे रही होगा? तगड़ी आवाज कौन सी सुनाई दे रही होगी? तगड़ी आवाज सुनाई दे रही होगी 102। तो आप बोलोगे भैया स्टेशन में 102, बाकी सब पीछे चिल्ला रहे होंगे। और तेज आवाज किसकी होगी? 102.1। हाँ जी, आज के मुख्य ताजा खबर इस प्रकार, बाकी सब ऐसे चल रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट्स लाइक दैट। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर ये आवाज जो बाकी आवाज है, यानी 102.7 के अलावा जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसके लिए भी आवाज इसके करीब आने लगे, यानी जितनी आवाज, जितनी करंट, जब आवाज बोलूं तो करंट, करंट मतलब आवाज, आवाज मतलब करंट, क्योंकि करंट से ही आवाज डिसाइड होगा, मतलब उस कितना स्ट्रांग आवाज आएगी, कितना ज्यादा पावर आएगा। अगर मान लीजिए कोई करंट है, कोई सिग्नल है, उसके लिए मैक्सिमम आवाज, और अगर मान लीजिए उससे कम का कोई फ्रीक्वेंसी है पर उसके लिए भी आवाज लगभग उतनी ही आ रही है, तो दिक्कत की बात है, प्रॉब्लम की बात है। फिर दो चैनल की आवाजें, एक की तो शार्प होगी लेकिन एक की शार्प तो होगी, थोड़ी कम ही होगी, लेकिन आवाज थोड़ी सी ओवरलैप करेगी, सुनने में मजा नहीं आएगा, सर्किट अच्छा नहीं बोला जाएगा रेडियो का, है ना, क्या जाएगा, फॉल्टी सर्किट है यार, फॉल्टी। लेकिन एक चीज ये कही जाती है कि अगर 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 I मैक्स बाई √2
के बराबर अगर हम करंट ले लें, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मैक्स बाई रूट टू, आई आर एम एस मैक्स बाई रूट टू के बराबर अगर हम करंट ले लें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ओमेगा 1 होगी और ओमेगा 2 होगी। एक ओमेगा नॉट से कम फ्रीक्वेंसी होगी और एक ओमेगा नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। यानी यहां पर इस फ्रीक्वेंसी में कुछ अंतर आएगा और इस फ्रीक्वेंसी में भी कुछ अंतर आएगा। भाई और बहनों, आप कहेंगे ये पर्टिकुलर करंट क्यों लिया है? क्योंकि इस पर्टिकुलर करंट पे देखो, अगर करंट मैक्सिमम हुई यानी 102.7 वाला अगर वो चैनल है, उसके लिए पावर क्या आएगी? अरे IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू में R। और इसके लिए कितनी आएगी? सोचो, IRMS बाई रूट 2 है ना, तो IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर, नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, इंटू में R। यानी जो ये P मैक्स आएगा ना, P मैक्स की आधी आएगी। यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 102 से छोटी और 102 से बड़ी, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल तो आ रहे होंगे पर उनके लिए पावर जो चैनल पकड़ रहा है, जो सिग्नल पकड़ रहा है, जिस पर मैक्सिमम आवाज आ रही है, उसके पावर से आधी आएगी। इस यहां से लेकर के यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी का अंतर है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ। या फिर यही बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा के। दिस इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ और 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, बैंडविड्थ कहते हैं। यह बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जिस चैनल के लिए जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी से पहले की वो फ्रीक्वेंसी जहां पावर आधी हो, जिसके लिए पावर उस वक्त आधी हो, रेजोनेंस में आधी हो। रेजोनेंस में बाकियों के लिए भी करंट होगा, तमाम चैनल आ रहे होंगे, बाकियों के लिए भी करंट होगा, लेकिन रेजोनेंस वाले के लिए तो बहुत ज्यादा होगा ना। और रेजोनेंस से ज्यादा वो जिस पे पावर आधी हो, उनका अंतर ही हम क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। ठीक है, और ठीक है, समझ में सबके आ रहा है? इसकी जो वैल्यू होती है 2 डेल्टा ओमेगा की, वो होती है R बाई एल। R बाई एल, R बाई एल। अब ये कैलकुलेशन आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं इसके लफड़े में नहीं पढ़ रहा। यानी यहां से अगर देखा जाए तो डेल्टा ओमेगा बराबर आएगा R बाई 2L। ओमेगा 1 क्या है? देखो, ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बराबर में ओमेगा नॉट है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक उसी तरीके से ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नॉट माइनस R बाई 2L और ओमेगा 2 बराबर में ओमेगा नॉट प्लस में R बाई 2L। ये दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिन फ्रीक्वेंसीज पे भाई और बहनों रेजोनेंस वाला जो सिग्नल है, यानी रेजोनेंस वाली जो करंट है या रेजोनेंस वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर है उसका आधा आएगा। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि एकदम नया है, आपके लिए होना चाहिए मेरी समझ से। जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है। ऐसे ही 93.5 में एक बैंडविड्थ आएगी, एक बैंडविड्थ आएगी, जाहिर सी बात है। 93.5 का अगर हमने यहां पर ले लिया तो उसके लिए कुछ और बैंडविड्थ आएगी। तो अपना अपना अलग अलग बैंडविड्थ आएगा। और बैंडविड्थ का वैल्यू कितना आ रहा है? R बाई एल आ रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा,
तो क्या ये बात समझ में आई कि फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे ये एक मैकेनिज्म काम करता है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर चैनल की के लिए ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, बाकियों के लिए कम आती है, क्योंकि बाकियों के लिए करंट कम होती है, एक के लिए ज़्यादा हो जाती है। अब हम आपसे आखिरी बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपसे नेक्स्ट बात, इसको नोट कर लेना भाई बहन, देखो भैया इसको नोट कर लेना है ना। मैं बैंडविड्थ ठीक है, ऐसे लिखना है, इसमें से कुछ है नहीं। बैंडविड्थ सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए, खत्म कहानी, है ना। हालांकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया है, पर डेरिवेशन काम का नहीं भाई बहन। ठीक है, चलो एक और मैं आपसे आखिरी बात बताता हूं। आपने मार्केट में एक रेडियो खरीदा, एल लिया, सी लिया, उसमें आर भी लगा होगा। अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। आप क्या चाहोगे, रेडियो कैसा हो, जब ट्यूनिंग हो उसकी तो हर चैनल एकदम बारीक हो कि उसके ऊपर और भी चैनल ओवरलैप करे। क्या चाहेंगे आप, जो चैनल है जैसे 93.5 है एकदम शार्प सुनाई दे, कि 93.5 के साथ साथ 93.4 वाला भी पकड़ रहा हो, 93.3 का कोई चैनल है वो भी पकड़ रहा है, तो 3-4 चैनल एक साथ चल रहे हैं और 93.5 वाले का सबसे ज्यादा आवाज है, कौन बेहतर है? क्या ऐसा होना अच्छा है? या फिर 93.5 अगर हमारा रेजोनेंस हो रहा है तो उसके कुछ दूर इधर और कुछ दूर इधर हमें करंट बहुत कम मिले या न के बराबर मिले। ठीक है, बात समझ आ रही है? और 93.5 से कुछ और एकदम क्लोज वाले जो हों, राइट, मतलब 93.5 बिल्कुल शार्प आना चाहिए इस पे साउंड, आप ये चाहोगे। अगर आपको मैं ग्राफिकली इसको दिखाना चाहूं तो आप ये कहोगे मेरे से कि देखो भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्राफ थोड़ा पतला बने। पतला क्यों बने? पतला बनने से आपका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको ये जो करंट मिलेगी इस मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बाकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी बहुत करीब आ जाएगी इसके, यानी 93.5 ही होगा, 93.4900 ऐसे कुछ करके होगा। तो जो आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसमें भी वही लगभग उसके लिए भी रेजोनेंस होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए दूर जाओगे तो आपको करंट नहीं मिलेगी, यानी बड़ी शार्प आवाज आएगी, बहुत तीखी आवाज आएगी, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड आ जाएगा करंट का। तो इसको बहुत शार्प होना जरूरी है। शार्प होने का मतलब आप चाहते हो इसको थोड़ा कम होना। अच्छा, ये और ऊंचा बन जाए तो और मजा आ जाए सेम फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, कितना और ऊंचा कैसे बनता जाएगा? आर को कम कर दो, आर को कम करो, यानी जिस सर्किट में रेजिस्टेंस कम से कम होगा उसमें बहुत शार्प तरह से यह रेजोनेंस की घटना घटेगी, वो सर्किट उतना ही अच्छा होगा। आवाज पकड़ी गायब, ऐसा नहीं कि उधर भी पकड़ी 4-5 आवाज पकड़ी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस शार्पनेस को बताने के लिए कि भाई ये शार्पनेस कितना शार्प है ये सर्किट कितना जब ये इसका रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की शार्पनेस कैसे डिफाइन होती है? तो जो शार्पनेस डिफाइन होती है, शार्पनेस को ही आप क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। शार्पनेस ही क्वालिटी फैक्टर है, दोनों बात एक ही है। शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर जो होता है भाइयों और बहनों, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय में बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय में बैंडविड्थ। अरे यार क्यों बराबर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय में, चाहो तो लिख सकते हो, कहीं ये लिख लेना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय में बैंडविड्थ, BW लिख लेना चाहो तो। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं इसी फार्मूले को, चलो। ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा कितना आया था? L/2 आ रहा था, ऐसे आया था ना? नहीं, कितना आया था?
R/2L आया था, आई एम सॉरी, R/2L आया था ना, अरे कोई बात नहीं, R/2L, लो R/2L, 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, इसका समझ में आया होगा। दूसरा फॉर्मूला L ऊपर चला गया, तो Q बराबर में कितना आ गया, Q फैक्टर, मतलब Q फैक्टर ओमेगा नॉट L बाई में R, और ओमेगा नॉट L ही क्या है, XL है बाई में R। तो एक ये फॉर्मूला भी हुआ क्वालिटी फैक्टर का। और भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, सोच के देखो। ओमेगा नॉट बराबर क्या आया है, 1/√LC। तो एक काम करो, स्क्वायर कर दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर में 1/LC आएगा, L बराबर में 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर C होगा। क्या हम इसको उठा करके यहां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और रख दो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, ओमेगा नॉट बाई R, और L क्या है, 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में C। तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, तो ये आ गया 1/ओमेगा नॉट C इंटू में R। अच्छा, 1/ओमेगा नॉट क्या होता है, XC होता है कि नहीं होता है, तो XC बाई में R। तो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला आपके सामने 3 फॉर्मूला आ गया। क्वालिटी फैक्टर से हमें पता चल जाएगा कि कितनी शार्पनेस है, कितना शार्प ये ग्राफ बनेगा, यानी उस रेजोनेटिंग के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करंट आ रही। जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करंट आएगी वो आवाज उतनी लाउड होगी, बाकी आवाजें सप्रेस हो जाएंगी, वो ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा अपना क्या नाम है कि LCR सर्किट फॉर द ट्यूनिंग, बेहतर सर्किट होगा। आर कम रखिए, जितना आर कम रहेगा उतना शार्पनेस आ जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे आर कम होता, मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो यहां वाला ग्राफ बनाया था, भूल गए लग रहा है, ये देखो, ये मान लो R1 पे बना था, और एक ये वाला R2 पे, ये R3 पे। तो सबसे ज्यादा R1, उससे कम R2, और सबसे कम R3। जितना कम करते जाओगे उतना ग्राफ शार्प होता जाएगा। ये मैंने बता दिया था, मैंने बताया था ना कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो नहीं आर पे डिपेंड करता है, लेकिन आई मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आपसे एक बार पूछा गया है नीट में क्वालिटी फैक्टर के बारे में, मैंने आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में बता दिया। तो जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा भाई और बहनों, उतना ही बढ़िया सर्किट, उतना ही शार्पनेस वाली चीज पैदा करेगा, शार्पनेस पैदा करेगा, और उतना ही हमारे लिए जो रेडियो स्टेशन को कैच कराना उतना ही शार्प होगा, उतना बढ़िया होगा, मतलब सर्किट विल बी बेटर, कम्युनिकेशन सर्किट विल बी बेटर। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया, पहला क्या हुआ रेजोनेंस में, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। रेजोनेंस की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, XL XC के बराबर हो जाता है, VL VC के बराबर हो जाता है, नेट VRMS VR के बराबर हो जाता है, Z R के बराबर हो जाता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट हो जाती है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, पावर I स्क्वायर R हो जाता है, IRMS स्क्वायर R हो जाता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया यहां पर कि R जो होता है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को नहीं डिस्टर्ब करता है, बल्कि Imax की वैल्यू को डिस्टर्ब करता है। फिर मैंने आपको यहां पर बताया कि किस तरीके से ट्यूनिंग की जाती है, C को चेंज करते हैं और ट्यूनिंग की जाती है। ये सब जो आ रहे हैं चैनल आपके रेडियो के ऊपर जिनका सिग्नल गिर रहा है, वो सोर्स की तरह काम करता है, और उस सोर्स का इसके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बराबर होती, खट से आवाज तेज आ जाती है और वो आपको आवाज सुनाई दे देती है। ये पूरी मैंने कहानी बताई। बैंडविड्थ इसमें बताया आपको, और बैंडविड्थ के साथ साथ यहां पर आपको बैंडविड्थ की वैल्यू भी मैंने आपको सारी बताई। उसके बाद मैंने आपको यहां पर क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ सर्किट पढ़ाया, ठीक है। तो आई होप आपको LCR सर्किट में रेजोनेंस समझ में आ गया होगा भाई और बहनों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाया है। अगले वीडियो में आपका आखिरी वीडियो है जो LC ऑसिलेशन सर्किट का होगा, और अगर टाइम मिल गया तो उसमें मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।